हेलो एवरीबॉडी। सो आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर के ओकेजन पे हम लोग फीमेल की मेंटल इलनेस पे इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वी हैव अ पैनल डिस्कशन विद आवर साइकेट्रिस्ट ग्रुप. सो विद मी वी हैव डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल, मेडिकल डायरेक्टर ऑफ अथीना बिहेवियरल हेल्थ, डॉक्टर राहुल राय, ग्रुप सेंटर हेड अथीना, डॉक्टर राहुल गुप्ता, सेंटर हेड अथीना. सो डॉक्टर मित्तल, लेट्स स्टार्ट विद यू. हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं ऑडियंस के जो ये जानना चाहते हैं रिलेटेड टू फीमेल स्पेसिफिकली कि अगर उनका पार्टनर डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है तो वो कैसे उसकी हेल्प करें और क्या उसकी ये बीमारी उसके बच्चों को हार्म कर सकती है. अच्छा, सबसे पहले अगर आपके पार्टनर को डिप्रेशन है तो स्पाउस को ज़रूरी होता है कि वो डिप्रेशन के बारे में जाने. तो उसके लिए वो डिप्रेशन के बारे में पढ़ सकते हैं, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है, उसके क्या क्या सिम्टम होते हैं और आपके पार्टनर में कौन कौन से सिम्टम दिखाई दे रहे हैं. साथ में जो सोसाइटी में जो कॉमन चीज़ ये है कि सारी बीमारियों को ही डिप्रेशन कहा जाता है. yes. चाहे किसी को ओसीडी हो, चाहे किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर हो, चाहे किसी को सीजोफ्रेनिया हो, इवन किसी को एडिक्शन की प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से बिहेवियर चेंज हो, तो सारी बीमारियों के लिए ही डिप्रेशन वर्ड यूज किया जाता है. तो स्पाउस को ये देखना है कि डिप्रेशन के बारे में नॉलेज लेके कि उनके स्पाउस को डिप्रेशन ही है या और कोई दूसरी बीमारी है. उसके साथ ही अगर उनके स्पाउस के सिम्टम बढ़ रहे हैं तो उनको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलना है, वाइफ को मिलाना है, क्योंकि समाज में बहुत स्टिग्मा भी है. स्पेशली जैसे वुमेन्स तो घर पे ही रहती हैं, घर का काम देखती हैं, वो सारा मैनेज करती हैं, तो वो घर की फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता. तो काफ़ी बार जो फीमेल का ट्रीटमेंट है वो डिले हो जाता है. अगर उसी समय जो मेल मेंबर है, हस्बैंड है, वो प्रोएक्टिव रहते हैं, उनको ट्रीटमेंट में जल्दी ले जाएंगे तो उनका डिप्रेशन जल्दी ठीक हो जाएगा और वो जल्दी से उससे रिकवर भी कर जाएंगे. और उसी के साथ साथ अगर उनको कोई वार्निंग साइन दिखाई देते हैं पार्टनर में, जैसे कि सेल्फ हार्म थॉट्स आ रहे हैं, तो फौरन से मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए और अपने पार्टनर को ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन में सेल्फ हार्म का रिस्क हमेशा रहता है, स्पेशली अगर डिप्रेशन सीवियर है या पेशेंट पास्ट में भी सेल्फ हार्म कर चुका है या उनकी फैमिली में किसी ने सेल्फ हार्म करने की हिस्ट्री है. उसके साथ काफ़ी बार जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जब किसी को डिप्रेशन होता है तो घर वालों को वो राय देते हैं, समझाते हैं कि आप नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, कि आपके केवल नेगेटिव सोचने की वजह से डिप्रेशन हो रहा है. तो इस तरह की काउंसलिंग घर वालों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव थॉट डिप्रेशन में अपने आप आते हैं और ये बीमारी की वजह से आते हैं और ये पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होते. तो इस तरह से अगर आप पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे तो पेशेंट और डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा कि घर वाले मुझे नहीं समझ पा रहे हैं. तो वो एक तरह से सपोर्टिव काउंसलिंग करें कि घबराओ मत, ये फेज है, इससे भी आप निकल जाओगे, हम आपके साथ हैं. इस तरह की अनुभूति उनको करवाएं और उनको बताएं कि हम आपको डॉक्टर को भी दिखाएंगे और ये ट्रीटेबल प्रॉब्लम है. दूसरा क्वेश्चन था आपका कि क्या ये डिप्रेशन बच्चों को भी अफेक्ट करता है. जैसे कि जो लेडीज होती हैं घर में, मैक्सिमम जो इंडिया में जो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों की, मैक्सिमम रेस्पॉन्सिबिलिटी इनफैक्ट वो फीमेल्स ही देखती हैं. तो अगर फीमेल्स ही डिप्रेशन में चली गई तो ये बच्चों को अफेक्ट कर सकता है. जैसे कि वो बच्चों को तैयार करती हैं स्कूल जाने के लिए, उनको खाना टाइम पे देती हैं, उनका सारा चीज़ को मैनेज करती हैं, या चाइल्ड को कोई बीमारी है तो उसकी केयर करती हैं. तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं जब घर की फीमेल को डिप्रेशन होता है. तो ऐसे में अपने चाइल्ड का भी ध्यान रखें. ऐसे स्पाउस जो आपकी वाइफ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी कर रही थी, तो उसका काम को कम करके आप उसमें सहयोग करिए और अपना चाइल्ड का केयर करिए. दूसरा, डिप्रेशन जेनेटिक भी होता है, तो बच्चों में जीन्स के जरिए जाने का भी डर होता है. तो बच्चों में भी ऑब्जर्व करना है कि कहीं उनको कोई डिप्रेशन के सिम्टम तो नहीं आ रहे और उनको जल्दी से जल्दी प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए अगर कोई भी सिम्टम दिखाई देता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू डॉक्टर राय. वी हैव सीन फ्यू पेशेंट्स जो बाइपोलर की फीमेल्स होती हैं, तो डू दे नीड टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट बिफोर दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ फैमिली. देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर एक क्रॉनिक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें लॉन्ग टर्म मेडिकेशन का सहारा लेना पड़ता है पेशेंट के मूड स्विंग्स को या मेनिक और डिप्रेसिव एपिसोड्स को कंट्रोल करने के लिए. और ये मूड स्टेबलाइजर्स, एंटी साइकोटिक एजेंट्स जो हैं, वो बहुत हद तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, जब ऑर्गन फॉर्मेशन होती है बेबी की, तब
कहीं ना कहीं कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड भी होती हैं या फिर इनकी मिनिमल डोजेज को यूज करना चाहिए सो दैट कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स या कोई बर्थ डिफेक्ट्स बच्चे में ना हो। तो इट इज़ एसेंशियल टू कंसल्ट योर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल सो दैट वो डोज एडजस्टमेंट्स करी जा सके टाइम रहते। और दूसरा, ऐसे केसेस में आपको जो मुझे लगता है कि खुद से डोज एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे कि काफ़ी बार फैमिली मेंबर खुद से दवाई रोक देते हैं, ठीक है, तो उनको ऐसा नहीं करना है। और बाइपोलर डिसऑर्डर में इनफैक्ट ऐसा भी देखा गया है, जैसे डॉक्टर राय बता रहे हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूजुअली कम से कम दवा देते हैं या दवा अवॉइड करने की कोशिश होती है। जैसे बाइपोलर में अगर केवल माइल्ड डिप्रेशन के ही सिम्टम है तो कोशिश रहती है कि केवल काउंसलिंग से, साइकोथेरेपी से एंड बिहेवियर थेरेपी से उसको ठीक किया जाए। सो डॉक्टर गुप्ता, क्या प्रेगनेंसी में रिस्क ऑफ डिप्रेशन बढ़ जाता है? देखिए, ठीक तरीके से बताने की कोशिश करें तो प्रेगनेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ा लाइफ ट्रांजिशन है, जो फीमेल्स के लिए एक मिक्स स्टेट ऑफ फीलिंग्स हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव या मिक्स स्टेट किसी भी तरीके की। और ऐसा देखा गया है और ऐसा पाया गया है रिसर्च के अनुसार भी कि प्रेगनेंसी अपने आप में 2 से 3 गुना, 2 to 3 टाइम्स तक किसी भी मेंटल इलनेस के रिस्क को बढ़ा देती है। चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो, क्योंकि हमने काफी बार देखा कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन जिसकी हाई प्रीवलेंस है, जो अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है, जैसे बताया गया है कि बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर पोस्टपार्टम डिप्रेशन को माना जाता है। देखा ये गया है कि कई बार हम ऐसा करते हैं कि मेंटल इलनेस को फोकस ना करके बहुत से व्यवहारिक बदलाव जो प्रेगनेंसी में वैसे भी आते हैं ड्यू टू बायोलॉजिकल चेंजेस, उनको फोकस करते हैं। तो ये बड़ा ही जरूरी है कि प्रोफेशनल की थ्रू हेल्प लेके ये डिफरेंशिएट करना कि कितने चेंजेस बायोलॉजिकल या नॉर्मल प्रेगनेंसी में होते हैं और कितने एक पैथोलॉजिकल हैं जो मेंटल इलनेस को डायग्नोस कर सकते हैं। क्योंकि द लेट वी ट्रीट, द लेट वी डायग्नोस, द पुअर इज द प्रोग्नोसिस, एज सिंपल एज दैट। तो फैमिली कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है फीमेल को? बहुत से ना इन-लॉज इन चीज़ों से इंसाइट ही नहीं होता, नॉलेज ही नहीं होती उन लोगों को। देखिए, जो डिप्रेशन की हम बात करें तो यूजुअली ऐसा देखा गया है कि ये एक मूड स्टेट या जो लॉन्ग टर्म तक मूड स्विंग्स, या कहने की कोशिश करें तो आप बायोलॉजिकल चेंजेस स्लीप में, एपेटाइट में, खुद के पर्सपेक्टिव को लेके, इंटरेस्ट को लेके, या एक लंबे टाइम तक नेगेटिव थॉट्स लेके, खुद को लेके, बच्चे को लेके, यदि ऐसे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं व्यवहारिक तरीके से, तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि फैमिली के तौर पे, एक नॉर्मल या कॉमन पर्सन के तौर पे चीजों को डिफरेंशिएट करना बड़ा ही मुश्किल है। हाँ, बहुत सी फीमेल अटैच ही नहीं हो पाती बच्चों से अपने, और हार्म तक भी देखा गया है कि बच्चों को हार्म कर देती है। तो कई बार ये अंडर रिकॉग्नाइज या अंडर डायग्नोसिस रह जाती है चीजें, जिसका खामियाजा ना सिर्फ फीमेल को बल्कि बच्चे को भी और पूरी फैमिली को भुगतना पड़ता है लंबे समय तक। सो डॉक्टर मित्तल, अगर किसी को कभी डिप्रेशन रहा है और वो ट्रीट हो चुका है, क्या कितने चांसेस हैं कि वो दोबारा उसको हो सकता है? देखिए, अगर पहले किसी को डिप्रेशन रहा है तो डिपेंड करता है कि डिप्रेशन किस वजह से हुआ है। अगर किसी को किसी हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से डिप्रेशन हुआ है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम में डिप्रेशन हो जाता है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से अगर डिप्रेशन हुआ है, जैसे B12 की डेफिशिएंसी में, तो यूजुअली ये वाले डिप्रेशन, तो अगर इन चीज़ों का हम समाधान कर देते हैं इन प्रॉब्लम्स का, तो वो ठीक हो जाते हैं और रिकवर होने के चांसेस कम होते हैं। और काफ़ी लोगों को बायोलॉजिकल डिप्रेशन होता है कि जैसे कि उनकी फैमिली में है डिप्रेशन की हिस्ट्री, और या पेशेंट में टेंडेंसी है बार बार डिप्रेशन में जाने की, तो ऐसे डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा इनका रिकरेंस होने का चांसेस होता है। तो इसीलिए काफ़ी जैसे लोगों को पास्ट में केवल एक ही बार डिप्रेशन हुआ है तो उसमें चांसेस कम है कंपैरिजन टू किसी पर्सन को अगर पास्ट में 2-3 बार डिप्रेशन हो गया है, एक बार से ज़्यादा डिप्रेशन हुआ है। तो इस तरह से हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि किसमें रिकरेंट डिप्रेशन होने के चांसेस हैं। इसमें मैम मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, इसमें बहुत सारे पेशेंट्स को कुछ ना कुछ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के कारण भी बार बार डिप्रेशन की सीवियरिटी के एपिसोड्स आते हैं, और ऐसी एक चंक ऑफ पॉपुलेशन है जो सिर्फ शायद मेडिसिन पे ही विश्वास रखती है और अपने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को कहीं ना कहीं नहीं करेक्ट करा पाते, साइकोथेरेपी से हेल्प नहीं लेते, तो उनमें भी रिकरेंट एपिसोड्स देखे जाते हैं। ओके, सो जनरली वी हैव सीन कि फीमेल्स की जो मेंटल इलनेस है बड़ी लेट डायग्नोज होती है, तो इसका क्या मुख्य कारण है? मैम, बहुत बार एक कॉमन सा सेइंग है कि इसको मूड स्विंग्स को एक नॉर्मल फीमेल के साथ जोड़ा जाता है, के साथ भी एसोसिएट किया जाता है, और क्योंकि कई बार अर्निंग मेंबर फीमेल्स नहीं होते, इंडियन कल्चर में बहुत कॉमन है,
तो कोई प्रोफेशनल डिटीरियोरेशन नहीं दिखता, तो सिर्फ इस वजह से भी काफ़ी हद तक इग्नोरेंस आ जाती है फीमेल्स के अगर कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। आपको क्या लगता है डॉक्टर गुप्ता, वुड यू लाइक टू ऐड ऑन दिस? बात करें तो बायोलॉजिकल चेंजेस भी जो फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से जो बदलाव आते हैं, उनको भी सोसाइटी में ठीक तरीके से समझा नहीं जाता है कई बार। इसलिए कई बार इस तरीके से देखा गया है कि डिप्रेशन या एंजाइटी या कोई भी मूड डिसऑर्डर यदि फीमेल्स के साथ हो रहा है, इवन बाइपोलर जैसी इलनेस भी लेट डायग्नोज होती है। तो यदि सही समय पे यदि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके एक प्रोफेशनल हेल्प के थ्रू, और यदि समझाया जा सके, सोसाइटी को अवेयर किया जा सके कि कितने बदलाव ऐसे हैं जिनको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, प्रोफेशनल हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो काफ़ी हद तक हम लेट डायग्नोसिस से फीमेल्स को रोक सकते हैं। थोड़ा मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, इंडियन सोसाइटी में डिप्रेशन चाहे किसी को भी हो, मेल को फीमेल को, सबका लेट ही डायग्नोस होता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ के लिए इतनी अवेयरनेस है ही नहीं। इसीलिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे अब सेलिब्रेट किया जाता है कि लोगों को इसकी अवेयरनेस हो। तो ओवरऑल डिप्रेशन सब में ही लेट डायग्नोस हो रहा है। जो हम लोग क्लिनिक पे देखते हैं, ऑन एन एवरेज 6 महीने पेशेंट को हो जाते हैं डिप्रेशन में रहते रहते, जब वो ट्रीटमेंट में आते हैं। और जैसे डॉक्टर राय ने बताया, फीमेल के केस में ये और भी डिले हो जाता है, क्योंकि वो अर्निंग मेंबर नहीं है। दूसरा, जो लोग प्रोफेशनली एक्टिव हैं, इवन जो फीमेल भी प्रोफेशनली एक्टिव हैं, क्योंकि काफ़ी फीमेल अभी जॉब कर रही हैं, वो लोग जल्दी ट्रीटमेंट में आ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही डिप्रेशन आता है तो उनका प्रोफेशनल रोल है वो अफेक्ट होने लग जाता है। जैसे कोई जॉब कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो अपना प्रॉपर तरीके से जॉब नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे लोग जल्दी ट्रीटमेंट में आ जाते हैं। और जो हाउस वाइफ है, उनको थोड़ा लेट हो जाता है। So does mental illness affect only the poor families and does not affect the well-to-do families? which कहते हैं ना, ये तो सब तरीके से संपन्न है, इसको क्या बीमारी, इसको किस बात का स्ट्रेस, इसको किस बात का डिप्रेशन। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस डॉक्टर राय? मैम, ये एक सोसाइटी में प्रिवेलेंट मिथ ही कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कारण हैं। आप अगर इस स्पेसिफिक पॉइंट को देखें तो फाइनेंसिस से ही तुलना की जा रही है, बट अगर हम डिप्रेशन के कारणों को देखें तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, थायराइड डिसऑर्डर्स, एडिक्शंस, मल्टीपल और भी कारण हैं। तो सिर्फ एक उस एस्पेक्ट से तुलना करें तो ज़रूर ऐसा लगता है कि शायद लो सोशो इकोनॉमिक क्लास में ज़्यादा है, बट अदरवाइज हम लोग जैसे सारे प्रोफेशनल हैं तो पेशेंट देखते हैं तो ऐसा कुछ डिफरेंस हमें नहीं फील होता कि ऐसा कुछ है भी। ओके, हाँ, इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये जो डॉक्टर राय ने बताया, ये सारे स्ट्रेस है, ये सारी चीजें, और प्रिडिस्पोज करते हैं पर्सन को डिप्रेशन डेवलप करने के लिए। तो जैसे कि जहाँ फाइनेंसेस की प्रॉब्लम लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में ज़्यादा होती है, वहीं रिलेशनशिप इश्यू हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों में हमने बहुत कॉमन देखा है। इवन जो एडिक्शन है फीमेल में, वो हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस फीमेल में ज़्यादा होता है। तो कुछ फैक्टर्स, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में ज़्यादा है, और कुछ अलग तरह के स्ट्रेसर्स अपर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में है। तो ओवरऑल जो पेशेंट पूल जो है हमारे पास, या पॉपुलेशन जो आती है, तो दोनों ही पॉपुलेशन में सेम है डिप्रेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। So how can I tell if my child has an eating disorder and how do I know if she needs an inpatient treatment, Dr. Gupta? जैसे बच्चों में बहुत देखा गया है कि eating disorders मिल रहे हैं, फैमिली और पेरेंट्स कब आइडेंटिफाई करें that this is a high time? देखिए, ये बड़ा ही जरूरी है इसको समझना कि यूजुअली जो ईटिंग डिसऑर्डर्स में होता है कि ना सिर्फ ईटिंग पैटर्न बदल रहा है, कहीं ना कहीं व्यवहारिक बदलाव भी आते हैं, कि मूड चेंजेस आते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, और साथ ही वेट चेंजेस भी ऑन कंसिस्टेंट बेसिस आने स्टार्ट हो जाते हैं। फीमेल्स में तो इवन ऐसा भी देखा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टॉप हो जाती है, एमिनोरिया की प्रॉब्लम भी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ईटिंग डिसऑर्डर की भी एक बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, प्रीडिस्पोजिशन है, जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इन चीजों को नजरअंदाज इसलिए कर देते हैं, हम मानते हैं कि वो एक व्यवहार का हिस्सा है। इवन टीनेज बच्चों में तो बहुत ज्यादा देखा जाता है कि वो खाना कम कर रहे हैं, और तो ये आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है कि खाना अवॉइड कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। क्या वो व्यवहारिक बदलाव प्रीडोमिनेट हो रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द ईटिंग पैटर्न, या जो बायोलॉजिकल चेंजेस बच्चों में आ रहे हैं, वेट चेंजेस जो बच्चों में आ रहे हैं, वो कितने कंसिस्टेंट हो पा रहे हैं। यदि वो 2 से 3 महीने या उससे भी
ज़्यादा समय तक रहते हैं तो वो किसी भी ईटिंग डिसऑर्डर की एक्सप्लेनेशन को प्रूव कर सकते और हैं। कब ट्रीटमेंट जो है इन पेशेंट में बदल जाते हैं, यानी एडमिशन की रिक्वायरमेंट आ जाती है ऐसे देखिए, बच्चों में? हमने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में या हमारी फैसिलिटी में भी हमने ये देखा है कि कई बच्चे ऐसे आए हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेट लूज कर दिया काफ़ी कम समय में, और साथ में व्यवहारिक बदलाव या एक स्टेट ऑफ डिप्रेशन हम उसको बोल सकते हैं कि इतना होता है कि बच्चा खाना खाने के लिए तैयार ही नहीं है, उसके जो मेटाबॉलिक डिरेगमेंट इतना हो चुका है कि नॉर्मल जो लीवर फंक्शन या किडनी फंक्शन टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा डिटोरेटेड आ जाते हैं लंबे टाइम तक। तो इसलिए ऐसे बच्चों को एडमिट करना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट, बल्कि उनका एक प्रॉपर असेसमेंट और जो डिरेगमेंट आ चुके हैं उनको भी ठीक करना। हम इसमें एक कहीं ना कहीं फिजिकल इश्यूज भी डेवलप होने लगते हैं, जैसे कॉमनली फैमिलीज ऑब्जर्व करती हैं कि फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ फेंटनेस आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है, तो इस करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फिजिकल कोमॉर्बिडिटीज का भी साथ ही साथ पैरेलल डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये इसलिए इग्नोर करना नहीं चाहिए, सो दैट जितना जल्दी किसी भी फिजिकल इलनेस को या साइकोलॉजिकल इलनेस को अगर डायग्नोज कर लिया जाए तो इंटरवेंशन उतना ही बेहतर है। सो डॉक्टर मित्तल, लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि अगर किसी फीमेल को बहुत सीवियर डिप्रेशन है तो फैमिली को क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, किसी फीमेल को अगर बहुत सीवियर डिप्रेशन है, जैसे कि पेशेंट को सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं या सेल्फ हार्म उसने अटेम्प्ट किए हैं पर्सन ने, जैसे मेडिसिन ओवरडोज करना, हाथ वाथ काट लेना, ठीक है, या बिल्कुल खाना छोड़ देना कि नहीं अब मुझे रहना ही नहीं है, तो इस तरह की टेंडेंसी आ रही है तो पेशेंट अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है एक तरह से, तो ये रीज़न फॉर एडमिशन होता है। तो डिप्रेशन अगर इतना बढ़ गया है तो पेशेंट को एडमिट कराने की ज़रूरत होती है। और अगर सेल्फ हार्म नहीं है, पेशेंट रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहा है, तो ऐसे पेशेंट ओपीडी में भी ठीक हो जाते हैं। अच्छा, जहाँ पेशेंट सेल्फ हार्म करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे पेशेंट को जैसे मैंने बताया इन पेशेंट केयर की ज़रूरत होती है। और जैसे फीमेल पेशेंट है तो ऐसे लोगों को अगर केवल फीमेल ओनली फैसिलिटी में रखा जाए तो वो जल्दी रिकवर कर जाती है, क्योंकि फीमेल ओनली फैसिलिटी में जो ग्रुप सेशन होते हैं वहाँ पे और भी फीमेल होती हैं, तो वो आपस में चीज़ें डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो उनकी रिकवरी उससे ज़्यादा अच्छी होती है। दूसरा, जैसे अथीना ओकस है, ये फीमेल ओनली फैसिलिटी है हमारी, तो यहाँ पे हमने देखा है कि केवल फीमेल है तो उनको सिक्योरिटी की भावना ज़्यादा अच्छी रहती है वहाँ पे, कि सब लोग जैसे आपके साइकोलॉजिस्ट हो गए, गार्ड हो गए, नर्सेज हो गई, और जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है सब वहाँ फीमेल है, तो वहाँ पे फीमेल्स को एक सिक्योरिटी की भावना रहती है, तो इस भावना के रहने से भी पेशेंट जल्दी रिकवर करता है। दूसरा, फैमिली मेंबर भी टेंशन फ्री रहते हैं अगर फीमेल ओनली फैसिलिटी है, क्योंकि जो सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर कंसर्न हम लोग देखते हैं जब कोई यंग फीमेल है या मिडिल एज फीमेल है, उनको घर वाले जब एडमिट कराते हैं तो ये कंसर्न बहुत कॉमन रहता है, तो उससे ये वो कंसर्न भी एड्रेस हो जाता है सेफ्टी सिक्योरिटी का, और पेशेंट के चांसेस भी रहते हैं कि वो जल्दी रिकवर कर जाए। सो एट द लास्ट मैं आप तीनों डॉक्टरों से चाहूँगी कि रिगार्डिंग फीमेल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए जस्ट एक टेक अवे आप सब जरूर बताएं। डॉक्टर मित्तल, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई जल्दी करें, इग्नोर ना करें उसको, और जल्दी से जल्दी प्रोफेशनल हेल्प लें। जैसे मेंसेस के दौरान जिन फीमेल्स में मूड स्विंग्स या एंजाइटी इश्यूज काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं, वो लोग थोड़ा सा और कॉमनली प्रोन होते हैं टू डेवलप द सीवियरिटी ऑफ मेंटल इलनेसेस। उनका आप किसी न किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से जो आपके नियर बाय हैं असेसमेंट कराएं समय से समय। सोसाइटी से हम यही उम्मीद करते हैं कि फीमेल मेंटल हेल्थ के जो सिम्टम्स हैं, मेंटल इलनेस के जो सिम्टम्स हैं, उसको ओवर नॉर्मलाइज ना करें, समझें कि वो समस्या है, जैसे पुरुष को हो सकती है वैसे ही औरत को भी हो सकती है, क्योंकि एक औरत कहीं ना कहीं पूरे समाज का उत्थान करती है, शुरुआत वहीं से ही होती है, तो कहीं ना कहीं वो पूरे समाज को इम्पैक्ट कर सकती है, तो इसको सिर्फ औरत से लेके ना देखा जाए, पूरे समाज की समस्या को समझा जाए। आई होप सो इस पैनल डिस्कशन से हमारे ऑडियंस को काफ़ी अवेयरनेस हुई होगी रिगार्डिंग फीमेल मेंटल हेल्थ। आपके कोई और भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, आवर पैनल विल डेफिनेटली आंसर दोस। हाँ दोस्तों, क्योंकि ये एक अवेयरनेस वीडियो है तो हम चाहते हैं सोसाइटी में फीमेल मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस बढ़े, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो सर्कुलेट करें, आपके जो फैमिली ग्रुप्स हैं उसमें ये वीडियो सर्कुलेट करें,
और आप वुमेन मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना चाहते हैं, आपका भी ये ओपिनियन है, तो कमेंट में लिखिए वुमेन मेंटल हेल्थ। केवल ये 3 चीज़ें लिखेंगे तो हमें लगेगा कि आप भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और अथीना के चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद। और पूरी अथीना की टीम से आप सबको नमस्कार।